हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक चैप्टर है हमारा फासीवाद और नाजीवाद। तो हम फासीवाद को आज हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है जो कि नाजीवाद है, उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले फासीवाद को समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैसिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह क्यों हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या परिणाम निकले। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फासीवाद हुआ, नाजीवाद हुआ, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें होंगी, तो आपको ये समझना ही है। इसके अलावा आपके सिलेबस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और एट द एंड आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद फासीवाद और नाजीवाद दो विचारधाराएं उभर कर सामने आती हैं। ठीक है, इसे हम काफ़ी डिटेल में समझ लेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो फासीवाद को हम इटली में जो तानाशाह शासक था मुसोलिनी, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब मुसोलिनी एक ऐसा तानाशाह शासक था जिसने ऐसे कई सारे तरीके अपनाए, जिसके कारण कहा गया कि उसने फासीवादी विचारधारा से संबंधित तरीकों को अपनाया है। और इसके अलावा एक हिटलर था, जर्मनी का जो तानाशाह शासक था, उसने ऐसे नाज़ीवाद की विचारधारा के अंतर्गत उसने ऐसे तरीकों को अपनाया जिसे हम नाज़ीवादी तरीके या विचारधारा कहते हैं। तो दोनों को ही हम काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, बट अब हम शुरू करते हैं कि आखिर फासीवाद का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। फासीवादी विचारधारा यानी कि फैसिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध प्रजातिवाद यानी कि रैसिज्म, सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का वर्चस्व स्थापित करना करना चाहती है। देखो दोस्तों, फासीवादी एक ऐसी विचारधारा है, एक तानाशाही विचारधारा है। ये चाहती है कि लोकतंत्र ना रहे, ये चाहती है कि समाजवाद ना हो, साम्यवाद ना हो। क्या चाहता है ये जो फासीवादी विचारधारा है? वो नस्लवाद को बढ़ावा देता है। नस्लवाद मतलब ये एक जाति को श्रेष्ठ मानता है, एक जो नस्ल होती है, नस्ल के लोग होते हैं, उसको श्रेष्ठ मानता है और दूसरी नस्ल के लोगों को ये निम्न मानता है। तो प्रजातिवाद को बढ़ावा देता है फासीवाद। इसके अलावा जो सत्तावाद होता है और सर्वाधिकारवाद, जिसमें एक व्यक्ति का शासन प्रमुख होता है या जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं उनका शासन प्रमुख होता है, उसको ये बढ़ावा देता है। सत्तावाद को, जैसे कि चाइना का शासन ले लो, सत्तावाद सर्वाधिकारवाद का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे लोगों का शासन नहीं है, जो सरकार है, सरकार में जो प्रमुख लोग हैं गिने चुने, उन्हीं का शासन है। जैसे कि उत्तर कोरिया हो गया, तो यहाँ के शासन को हम सत्तावाद या सर्वाधिकारवाद कहते हैं। तो फासीवादी विचारधारा लोकतंत्र का विरोध करती है, साम्यवाद का विरोध करती है और समाजवाद का विरोध करती है। और किसको बढ़ावा देना चाहती है? प्रजातिवाद को यानी कि नस्लवाद को। जैसे कि हिटलर कहता था ना कि जो आर्य जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहूदियों को उसने नस्ल के आधार पर मारा था बड़े पैमाने पर। जो गैस के चैम्बर होते थे, मतलब जहरीले गैस के चैम्बर थे, उसमें यहूदियों को उसने क्यों डाला? आखिर उसके बहुत सारे रीज़न थे, बट एक रीज़न यही था कि वो यहूदियों को, प्रजातियों को, जो यहूदी प्रजाति थी उसको निम्न मानता था। ये भी एक कारण था। इसके अलावा फासीवाद जो है वो सत्तावाद, सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देती है। तो फासीवादी विचारधारा आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी यहाँ तक। फासीवादी विचारधारा का अर्थ तानाशाही शासन से है, जिसके अंतर्गत उद्दंड पार्टी कार्यकर्ता यानी कि एक उद्दंड मतलब समझ लो ना, एक बहुत ही बेकार पार्टी कार्यकर्ता, खुफिया पुलिस तंत्र, विर विरोधियों का निर्मम दमन एवं लोकतांत्रिक संस्थानों का अवमूल्यन करना शामिल है। तो देखिए दोस्तों, फासीवाद का ये निम्न अर्थ है। फासीवाद क्या है? एक तानाशाही शासन से इसका एक संबंध है। और फासीवादी जो शासन होता है, विचारधारा है ये जो, इसमें क्या होता है, एक खुफिया पुलिस होती है, जो पार्टी जो होती है सत्ता में, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खतरनाक पार्टी होती है जो कि लोगों को दंड देती है, जो निर्मम तरीके से लोगों का दमन करती है। और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उसको मतलब खत्म कर देती है। यह प्रवृत्तियाँ जहाँ विद्यमान होती हैं उसे फासीवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, जहाँ पर खुफिया पुलिस तंत्र हो, ऐसी पुलिस तंत्र हो, और जहाँ पर विरोधियों को पूरी तरह विरोधियों का दमन कर दिया जाता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं होती हैं, जहाँ पर जो पार्टी सत्ता में होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार पार्टी होती है,
तानाशाही पार्टी होती है। तो ऐसी जहाँ गुण जहाँ पर भी पाए जाते हैं उसको हम फासीवाद के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इटली में फासीवाद का उदय हुआ था। तो देखो दोस्तों, उदय कहाँ पर हुआ फासीवाद का? तो सर्वप्रथम जो फासीवादी विचारधारा का उदय है वो इटली में हुआ था। इटली में जो वहाँ का शासक था मुसोलिनी, उसने जो भी नियम वगैरह बनाए, जो तरीके अपनाए थे, उसको एक अलग विचारधारा के नाम से जाना गया और फासीवादी विचारधारा उसको नाम दिया गया। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया कि फासीवादी विचारधारा क्या होती है। बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ तक समझ लिया है, बिल्कुल ईज़ी है, आपको आ गया होगा समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि फासीवाद के उदय के क्या कारण थे, आखिर क्या रीज़न था जिसके कारण ये विचारधारा सामने आई। तो एक बड़ा कारण था पेरिस शांति सम्मेलन एवं इटली के साथ विश्वासघात। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था और इटली के साथ विश्वासघात हुआ था। ये एक बड़ा कारण था जिसके कारण फासीवादी विचारधारा का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में 1915 की लंदन की गुप्त संधि के तहत इटली को मित्र राष्ट्रों के समूह में शामिल किया गया। इस संधि के तहत इंग्लैंड ने उसे फ्यूम नगर, बंदरगाह, अल्बानिया का क्षेत्रफल एवं अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश देने की बात कही। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को वादे के अनुरूप कुछ नहीं मिला, इसलिए वह जीत कर भी हार गया। अर्थात इटली के साथ विश्वासघात हुआ, इसलिए उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ और मुसोलिनी ने इस राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। देखो दोस्तों, क्या हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो उससे थोड़ा पहले ही जब लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है या उसी दौरान लगभग वही टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसी के आसपास क्या हुआ, जो मित्र राष्ट्र थे, स्पेशली जो इंग्लैंड था, उसने इटली के साथ क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया। समझौता का मतलब कि तुम हमारे साथ रहो और तुम्हें हम, अगर हम जीतते हैं, हमारा ग्रुप अगर जीत जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हम तुम्हें ये क्षेत्र दे देंगे। और जर्मनी का जो क्षेत्र था, स्पेशली जो लड़ाई थी वो जर्मनी के विरुद्ध हो रही थी, तो जर्मनी का जो उपनिवेश था, जो क्षेत्र था, उसको हम, बहुत सारे क्षेत्र थे, तो उसको हम इटली को दे देंगे। इटली से ऐसा ऐसा कहा गया। तो इस तरह जो पहला वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें इटली जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ में मिल जाता है। बट इस तरह इटली ने मतलब मित्र राष्ट्रों का साथ तो दिया, बट जब युद्ध खत्म हो जाता है, युद्ध में जीत जाता है, मित्र राष्ट्र का जो ग्रुप होता है जीत जाता है, वो इटली को वो क्षेत्र या वो वादा इटली के साथ पूरा नहीं करता है जो उसने किया था। तो इसलिए इटली के साथ विश्वासघात होता है। ऐसे में जो असंतोष, एक असंतुष्टि जो पूरे देश में फैल जाती है राष्ट्रवाद के रूप में, अब उसका फ़ायदा उठाकर मुसोलिनी एक शासक के रूप में सामने आता है। युद्धोत्तर आर्थिक दशा, मतलब युद्ध के बाद की आर्थिक दशा, ये भी एक कारण रही है फासीवाद के उदय का। सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी, बस आप वीडियो को देखते रहिए। एट द एंड आप यकीन माने आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से इटली पर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ा। राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई, इसलिए जनता पर कर बोझ बढ़ा, यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में कमी आई, इसलिए वस्तुओं की कमी एवं मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न हुई। इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ी। इसी क्रम में जगह जगह प्रदर्शन एवं हड़ताल होने लगे। फलतः इटली में एक के बाद एक सरकारों का पतन हुआ। वस्तुत लोकतांत्रिक सरकार जन कठिनाइयों को दूर करने में सफल नहीं रही, अतः इटली की लोकतांत्रिक सरकार से लोगों का विश्वास उठने लगा। इस तरह आर्थिक कमजोरी ने वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को अंतिम धक्का दिया और मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई। इसी क्रम में यह कहा गया कि उसने युद्ध में तो विजय प्राप्त की, किंतु शांति को खो दिया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में इटली की विजय हुई, किंतु युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों एवं राष्ट्रवादी असंतोष के कारण जगह जगह जन विद्रोह होने लगे। इसी क्रम में इसी के चलते मुसोलिनी ने सत्ता स्थापित कर विस्तारवाद पर बल दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हुआ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से फासीवाद की विचारधारा का उदय हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इटली में बहुत ज़्यादा असंतोष था। इटली में जो इटली के साथ जो पेरिस संधि थी उसमें विश्वासघात हुआ था। इटली को वो क्षेत्र या वो वादा पूरा नहीं किया गया इटली के साथ जो उससे किया गया था। तो ऐसे में जो राष्ट्रवाद था वहाँ का वो काफ़ी उग्र हो गया था, उसमें असंतोष था
इसके अलावा आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जो पैसे के मामले में जो स्थिति थी, इटली के लोगों की दशा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, युद्ध में काफ़ी खर्चा हुआ था। तो इस तरह से वहाँ की तो जो दशा थी आर्थिक, वो काफ़ी बेकार हो चुकी थी, ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते, और वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, वो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। अब ऐसे में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई जिसमें एक जो मुसोलिनी तानाशाह शासक था, वो एक तानाशाही शासन स्थापित करने में सफल हो जाता है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि इटली और जर्मनी देश जैसे जो देश होते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ऐसे में जो लोग होते हैं भाई, जो देश के जो लोग होते हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है। जैसे कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो हमारे अंदर है। अगर भारत के साथ कुछ गलत होगा, तो उसके प्रति जो हमारा गुस्सा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर भारत के खिलाफ कोई भी देश अगर आक्रमण कर दे या भारतीय सैनिकों को मार दे, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो राष्ट्रवाद है वो उग्र हो जाएगा। हम हम आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, संघर्ष करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे अगर सरकार सही डिसीजन नहीं ले पा रही है तो। अब देखो, युद्ध हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो सरकार के मतलब पूरे देश के साथ बहुत ही गलत हुआ था, इटली के साथ बहुत ही गलत हुआ था। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये और भी ज़्यादा गलत था, बट इटली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत गलत हुआ था। इटली के साथ वो वादे पूरे नहीं किए गए थे, और ऐसे में सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, अब सरकार क्या कर सकती है? दोबारा वर्ल्ड वॉर थोड़ी ना करने लगेगी, युद्ध थोड़ी ना करने लगेगी। सरकार तो शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत रहते हुए काम करने की कोशिश कर रही थी। बट जो राष्ट्रवाद था, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब असंतोष भर गया। वो चाहते थे कि कुछ क्रांतिकारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसा बदलाव हो जिससे कि इटली बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए। वो इटली की जो दुश्मन है उसको इटली मतलब टक्कर दे सके। लोग बदला चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ उसका बदला मिले हमें। हमारी जो स्थिति खराब हुई है वो स्थिति बहुत ही जल्दी सही हो जाए। बहुत अच्छा मतलब चाहते थे कि देश हमारा जो है वो बहुत विकसित हो जाए। तो जो लोग थे उस समय, वो वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं थे। अब ऐसे में एक शासक के रूप में मुसोलिनी ऐसे-ऐसे वादे करता है जो लोग सुनना चाहते हैं। मुसोलिनी कहता है कि हम अपने इटली को बहुत ज़्यादा विकसित बना देंगे, सभी यूरोपीय देशों से आगे निकाल लेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बना देंगे, ताकतवर बनाएँगे सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो अब ऐसे विचारों के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। तो लोग जो सुनना चाहते हैं, मुसोलिनी ने वो बोला। हिटलर ने भी यही काम किया था। तो ऐसे इन्हीं सब चीज़ों के चलते प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, उसने मुसोलिनी जैसे तानाशाही मतलब शासक को बढ़ावा दिया। अब ऐसे मुसोलिनी जैसे शासक ने जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि आखिर फासीवादी विचारधारा का मतलब अस्तित्व किस तरह से हुआ, किस तरह से फासीवादी विचारधारा इटली में आई, आखिर उसका मेन कारण क्या था? वो मैंने आपको मेन कारण आपको अभी यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ काफ़ी समझने के बाद अभी हम और भी कुछ कारण हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एक पेरिस संधि थी, उसके अलावा जो आर्थिक स्थिति थी, ये भी एक कारण रहा था जिसके कारण इटली में फासीवादी विचारधारा का उदय हुआ। इसके अलावा एक अन्य कारण था राष्ट्रवादी असंतोष। इसको वैसे मैंने समझा दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा-सा आपको और बता देता हूँ। राष्ट्रवादी असंतोष। एकीकरण के पश्चात इटली ने साम्राज्यवादी विस्तार पर बल दिया। इसी क्रम में अफ्रीकी देश इथियोपिया, अबिसिनिया पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो सफल नहीं हुआ। इसलिए अतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। इसी क्रम में नवीन प्रदेशों की प्राप्ति के लिए वह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में शामिल हुआ, किंतु वहां भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अतः राष्ट्रवादियों में असंतोष पैदा हुआ, जिसका लाभ मुसोलिनी ने उठाया। तो यही एक बड़ा कारण था कि राष्ट्रवादी असंतोष फैला हुआ था, कि जो देश था उसने कोशिश की थी कुछ अपने उपनिवेश बढ़ाने की, विस्तारवादी अपने देश को बड़ा करने के लिए और ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की, बट वो असफल रहा। अब उसने ब्रिटेन का भी साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, ताकि उसको वो क्षेत्र मिल जाए। तो लोग असंतुष्ट थे सरकार से कि सरकार हमारी कुछ कर नहीं पा रही। तो अब ऐसे इन सब चीज़ों का मुसोलिनी ने फ़ायदा उठाया और वो फिर सत्ता में आता है। देखो, बार-बार बात की जा रही है कि मुसोलिनी सत्ता में आता है, मुसोलिनी सत्ता में आता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसोलिनी सत्ता में आता है तभी तो फासीवादी विचारधारा आती है सामने। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है, एक पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे थे।
साम्यवाद के प्रसार का भय ये भी एक बड़ा कारण था। इटली की आर्थिक कमजोरी और कठिनाइयों के कारण जनता असंतुष्ट थी और वह साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो रही थी। वस्तुत रूसी सर्वहारा क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इटली में भी साम्यवादी दल बने, जिन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त कर उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात की। परिणाम स्वरूप या फलतः पूंजीपति भूस्वामी वर्ग में साम्यवादी शासन की स्थापना का भय हुआ और उन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया, जो साम्यवाद विरोधी था। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने इटली की जनता को रूसी साम्यवादी निर्देशन एवं नियंत्रण का भय दिखाकर जन समर्थन हासिल किया। तो देखिए दोस्तों, अब साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका भय दिखाकर भी जो मुसोलिनी था वो सत्ता में आता है। देखो, अब साम्यवादी विचारधारा फैल रही थी और जो वहाँ के जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे इटली में, वो चाहते थे कि वो भी एक क्रांति वगैरह करके सर्वहारा का शासन स्थापित करें। ऐसे में जो पूंजीपति वर्ग था वहाँ का, अब वो डर जाता है और वहाँ पर इटली में कई सारे साम्यवादी दल भी आते हैं, कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्र वगैरह पहले से विद्यमान था और इसलिए यहाँ पर चुनाव वगैरह होते थे। तो ऐसे में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जो कि साम्यवादी विचारधारा की होती हैं। तो ऐसे में जो पूंजीवादी थे उन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया, क्योंकि मुसोलिनी जो था वो साम्यवाद का विरोधी था। और मुसोलिनी ने जो दूसरे जो लोग थे उनको भय दिखाया कि अगर साम्यवादी शासन रूस की तरह स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर बहुत जो नियंत्रण होगा सरकार का वो बहुत ज़्यादा होगा और सारी चीज़ें सरकार के अंडर में होंगी, कोई भी कुछ भी मतलब प्राइवेट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कड़ा नियंत्रण होगा। तो इस तरह उसने जनता को भय दिखाया इसका और सारा का सारा जन समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश की। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जन समर्थन हासिल करने की बात की जा रही है हमेशा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर लोकतंत्र था, यहाँ पर चुनावों के ज़रिए लोग सत्ता में आते थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो कोई सैनिक हुआ, सैनिक के रूप में वो प्रमुख हुआ और उसने सरकार को हटा दिया और खुद वो शासक बन गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर पहले चुनावों के ज़रिए ही ये जो नाम था मुसोलिनी वगैरह, ये प्रचलित हुआ, चुनाव प्रचार वगैरह किए गए। हालांकि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए थे ये लोग चुनाव में। हिटलर हो गया, मुसोलिनी चुनाव प्रचार में इतना सफल नहीं हुए थे, भले ही इनके पास जन समर्थन हासिल था, बट फिर भी ये किसी भी तरह जैसे ही सत्ता में आते हैं ये सब चीज़ें हटाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं। बात ये है कि बाकी इन्होंने चुनावों के लिए जन समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश की थी, बट जैसे भी किसी तरह चाहे गठबंधन की सरकार बनाकर किसी भी तरह जैसे ये सत्ता में आते हैं तो उसके बाद ही ये असली तानाशाह बनते हैं। इसके अलावा एक सिद्धांत था हेगेल का चिंतन, ये एक बड़ा कारण था ये भी, जिसके कारण फासीवादी विचारधारा का उदय इटली में हुआ। देखो, हेगेल एक विचारक था जिसका ये विचार था कि हेगेल ने अपने सिद्धांत में कहा कि राज्य सर्वोच्च है और राज्य के ऊपर कोई नहीं। राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई टकराहट नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य कभी गलत नहीं होता। इस राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचारित कर मुसोलिनी ने इटली को यूरोप में एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। इसी क्रम में फासीवादी शासन की स्थापना हुई। तो उसने मुसोलिनी ने कहा कि हम एक इटली को पूरे यूरोप में प्रतिष्ठित राज्य बनाएंगे, ऐसा उसने विचार रखा और राज्य सब कुछ होता है। हेगेल का चिंतन का उस जो था सिद्धांत, उसने सर्वोच्च मतलब इस सिद्धांत को फैलाया, उसका प्रचार किया। तो इस तरह मुसोलिनी सत्ता में आता है और फिर वो फासीवादी शासन की नींव रखता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली कि आखिर फासीवादी विचारधारा के उदय के क्या कारण थे। तो इटली में फासीवादी विचारधारा का सबसे पहले उदय हुआ और इसके क्या कारण थे इसको हमने देख लिया। मेन कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा हो गई थी और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण फासीवादी विचारधारा का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं कि आखिर फासीवादी विचारधारा के क्या सिद्धांत हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लक्षण क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फासीवादी विचारधारा की सबसे पहली विशेषता है कि फासीवादी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। फासीवाद लोकतंत्र का विरोध करता है। यह लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानता है जिसमें सक्षम तथा धनी
आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि निर्धन पिछड़ पिछड़ जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र का अंत कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग से सबका विकास हो, और यह तभी संभव है जब एक दल यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी और नेता का शासन हो और लोग उसका आँख मूंद कर पालन करें। देखो, जो फांसीवादी विचारधारा है वो कहती है कि जो लोकतंत्र है उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं शासन करने, भीड़ तंत्र है ये, और इसमें जो धनी लोग होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, निर्धन इसमें पिछड़ जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए, एक पार्टी का शासन होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का विकास किया जाना चाहिए, और लोग जो हैं वो उसकी पूरी बात मानें। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है शांति विरोधी। जो ये फांसीवाद की विचारधारा है ये शांति विरोधी है। फांसीवाद शांति का विरोध करता है। इसके अनुसार शांति ना तो स्थायी है और ना ही उपयोगी। शांति एक जलाशय में ठहरे हुए पानी के समान है। वस्तुत शांति युद्ध विराम है, जबकि युद्ध मानव में रचनात्मक ऊर्जा पैदा करता है और लोगों को गतिशील बनाता है। उन्नति का अर्थ आगे बढ़ना है और दूसरों को अपने पैरों तले रौंदना है। इस तरह फांसीवाद युद्ध एवं विस्तारवाद का समर्थक है। अब देखो दोस्तों, ये जो फांसीवादी विचारधारा है ये शांति विरोधी है, ये युद्ध और विस्तारवादी नीति का समर्थन करती है, तो इस तरह ये शांति विरोधी है। इसके अलावा साम्यवाद विरोधी। फांसीवाद साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता है कि इतिहास का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक तत्वों से होता है। साम्यवाद व्यक्ति को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करता है जो पर्याप्त नहीं है। इसी तरह साम्यवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है, जबकि फांसीवाद वर्ग समन्वय और आपसी सहयोग पर बल देता है। देखो दोस्तों, ये साम्यवादी विरोधी है। फांसीवादी जो विचारधारा है वो साम्यवाद का पूरी तरह विरोध करती है। ये जो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग या जो गरीब वर्ग है, उसमें समन्वय, उसमें संतुलन और सहयोग पर बल देता है। कौन? फांसीवाद। और जो साम्यवाद है वो मतलब जो सर्वहारा वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, जो गरीब वर्ग है मजदूर किसान का और जो पूंजीपतियों का वर्ग है, उनके बीच संघर्ष की बात करता है साम्यवाद। तो इस तरह जो फांसीवादी विचारधारा है वो साम्यवादी विरोधी है। इसके साथ ही बुद्धिवाद विरोधी है। फांसीवाद तर्क और बुद्धि का विरोध करता है। इसके अनुसार राज्य जो कहे वही सही है, राज्य के ऊपर कोई नहीं। जनता को आंख बंद कर नेता की, राज्य की जो नेता है उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, बुद्धिवाद का विरोध करती है जो फांसीवादी विचारधारा है, उसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि राज्य ही अपने आप में सब कुछ है। राज्य ने जो कह दिया उस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको उसका पालन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने फांसीवाद की विशेषताओं को देख लिया। काफ़ी अच्छे से हमने समझा कि फांसीवाद जो है वो शांति विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और बुद्धिवाद का वो विरोध करता है। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, विशेषताओं को हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा और बात करते हैं कि फांसीवाद के बारे में कुछ, जैसे कि फांसीवाद जो था इटली में उसका उदय होता है, मुसोलिनी उस समय तानाशाह होता है। तो मुसोलिनी ने क्या नीतियाँ अपनाई थी, फांसीवाद से संबंधित क्या-क्या कार्य उसने किए थे, क्या व्यवस्था इटली में अपनाई थी, तो इसको हमें समझना है। देखो दोस्तों, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम मुसोलिनी की नीतियों को पढ़ेंगे। मुसोलिनी की गृह नीति यानी कि फांसीवादी राज व्यवस्था। देखो, मुसोलिनी ने फांसीवादी राज व्यवस्था को लागू किया था। फांसीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने जो देश था इटली, उसमें उसने जितनी भी व्यवस्थाएं थी, प्रशासन था, उसको लागू किया था। तो अब इसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें उस समय इटली में लागू थी, क्या क्या नीतियाँ फांसीवाद से संबंधित अपनाई गई थी। मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त करते ही एक कानून बनाया जिसके तहत कहा गया कि जिस दल को सर्वाधिक मत मिलेगा उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित मान लिए जाएंगे और सेना का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होगा। राज्य के कर्मचारियों को फांसीवादी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य है। 1926 में मुसोलिनी ने एक कानून बनाया जिसके तहत फांसीवादी विरोधियों का अंत करना शामिल था। छात्रों, अध्यापकों एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे सरकार विरोधी कार्यक्रम में ना तो शामिल हों और ना ही ऐसा कोई लेख लिखें।
इसी क्रम में एक गुप्त पुलिस दल का निर्माण कर निर्मम दमन किया गया। तो दोस्तों अब मुसोलिनी ने इटली में कई सारे नियम बना दिए, जैसे कि एक नियम बना दिया कि जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाएगा उसको मान लिया जाएगा कि उसको जो संसद है वहाँ की जो जो मतलब जहाँ जिससे सरकार बनती है उसमें उसको 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 उसके सदस्य निर्वाचित मान लिए जाएंगे। जैसे होता है ना कि हर एक पार्टी जब अलग अलग सीट जीतती है तो उसके बाद तय होता है या एक निश्चित क्राइटेरिया होता है कि इसको इतना वोट मिलेगा तब जाके उसके इतने सदस्य निर्वाचित माने जाएंगे। बट यहाँ पर क्या कह एक तरीका अपनाया गया, मुसोलिनी ने कहा कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे तो वो उसके सदस्य 2/3 सदस्य निर्वाचित मान लिए जाएंगे। इससे मुसोलिनी को बहुत ज़्यादा फायदा था। देखो दोस्तों क्या होता था कि कितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर मुसोलिनी की पार्टी को अगर एक सबसे ज़्यादा उनमें उनमें से सबसे ज़्यादा अगर वोट मिल जाते हैं तो मुसोलिनी की पार्टी पूरी तरह उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित मान ली जाएंगे और उसी की सरकार बनेगी। तो इससे जाहिर तौर पर उसी को फायदा था, क्योंकि देखो दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि वोट मिल जाते हैं आसानी से। कैसे मिलते हैं, जब कई सारी पार्टीज होती हैं, जैसे कि मान लो अगर 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर सबके हिस्से में 20-20 लगभग आ रहे हैं, 20 की समथिंग अगर लगभग सभी के हिस्से में वोट आ रहे हैं 20%, और अगर किसी पार्टी में 22% वोट आ जाते हैं तो 22% सुनने में तो बहुत ज़्यादा तो लग नहीं रहा, 22% क्या होता है, कुछ नहीं। बट फिर भी देखा गया कि भाई सबसे ज़्यादा हैं तो उसको यहाँ पर मान लिया गया कि उसकी 2/3 जो सदस्य होंगे उसको निर्वाचित मान लिया जाएगा और उसकी सरकार बनेगी। तो इस तरह कम वोट मिलने पर भी मुसोलिनी की सरकार बनना तय था, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज थी कि वोट बढ़ जाते थे और मुसोलिनी का इतना था कि उसको इतने वोट तो आसानी से मिल ही जाएंगे। इतना प्रभाव था कि इतने वोट मिल जाएंगे कि सबसे ज़्यादा हो तो ठीक है, तो इससे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके अलावा कानून बनाया गया कि जो विरोधी थे मुसोलिनी के उनका दमन करने के लिए कानून बनाए गए। गुप्त पुलिस बल तैनात किया गया, गुप्त पुलिस बल की का गठन किया गया और निर्मम जो विरोधी थे उसकी निर्मम हत्या वगैरह की गई। मुसोलिनी ने 1928 में एक कानून बनाया जिसके तहत कहा गया कि फासिस्ट यानी कि फांसीवादी महापरिषद द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित 400 व्यक्तियों के नाम निर्वाचन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जनता को इस सूची के पक्ष में अथवा विपक्ष में मत देना होगा। इस तरह यह लोकतंत्र पर अंतिम प्रहार था। देखो दोस्तों पहले क्या था, लोकतंत्र था, उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में खड़ी होती थी। बट अब क्या कर दिया मुसोलिनी ने, नियम बना दिया कि 400 लोगों की सूची जारी की जाएगी, मतलब 400 व्यक्तियों के बारे में, मतलब व्यक्तियों को खड़ा किया जाएगा और व्यक्तियों को कौन नियुक्त, मतलब सूची में उनके नाम कौन डालेगा, तो फासिस्ट महापरिषद, मतलब जो फांसीवादी के लिए जो परिषद थी वो उन लोगों के नाम सूची में डालेगी लिस्ट में, और लोग उसके पक्ष लोगों के जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हैं वो भी फासिस्ट सूची में जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े हैं उनके पक्ष या विपक्ष में मत डालेंगे। मतलब ये हुआ कि कोई मतलब फासिस्ट वादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था। फासिस्ट परिषद ही अपने द्वारा चुने गए 400 व्यक्तियों के नाम की एक सूची निकालेगी और उसी सूची पर जो भी लिस्ट होगी उसी लिस्ट में जो भी व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उन पर पक्ष या विपक्ष में लोगों को वोट डालना था। तो इस तरह साफ था कि पूरी तरह लोकतंत्र का अंत हो चुका था। फांसीवादी राज व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया गया। इसे निगमित यानी कि लागू करने के लिए राज व्यवस्था एवं सिंडिकेट व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों इसको जो फांसीवादी राज व्यवस्था थी, मतलब फांसीवादी विचारों के आधार पर जो प्रशासन जो राज व्यवस्था इटली में चल रही थी उसको निगमित राज व्यवस्था या सिंडिकेट व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से ही फांसीवादी सरकार ने पूंजीपतियों एवं मजदूरों के बीच सहयोग स्थापित कर उत्पादन में वृद्धि की। इस व्यवस्था के तहत मुसोलिनी ने 13 सिंडिकेट श्रम संघ स्थापित किए, जिनमें 6 पूंजीपतियों के, 6 कृषक एवं मजदूरों के एवं एक अन्य था। इस सिंडिकेट का प्रमुख फांसी दल का प्रमुख बना। यह सिंडिकेट 800 लोगों की सूची जारी करते थे। इनमें से 400 व्यक्तियों का नाम अंतिम रूप से फांसीवादी दल का प्रमुख तय करता था और इस सूची को मतदान के लिए जनता के समक्ष रखा जाता था।
इस तरह संसद में केवल फांसी दल के सदस्य ही मौजूद रहे और मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। यह सिंडिकेट व्यवस्था यूरोप में राजनीतिक एवं व्यावसायिक समूहों की भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब देखिए दोस्तों, जो फांसीवादी विचारधारा थी, फांसीवादी जो राज व्यवस्था थी इटली में जो लागू थी, उसको आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया था। इसमें क्या किया गया कि मुसोलिनी के द्वारा 13 सिंडिकेट परिसंघ बनाए गए, मतलब कि 13 ग्रुप बनाए गए लोगों के, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। और इनमें से 6 ग्रुप थे मजदूर वगैरह के, जो गरीब लोग थे, किसान वगैरह के, और 6 ग्रुप थे जो पूंजीपति अमीर लोग थे उनके, और एक अन्य था। ऐसा इसलिए था, ये जो 13 परिसंघ स्थापित किए गए, इसके द्वारा क्या हुआ कि दोनों में सहयोग हुआ। जो पूंजीपति वर्ग था और जो किसान मजदूर वर्ग था, दोनों में सहयोग की भावना आई, एक साथ काम करने की। कैसे कि जो पूंजीपति वर्ग था वो भी अपने सदस्यों की लिस्ट वगैरह जारी करके जो मुख्य सिंडिकेट होता था उसके पास भेजता था, और जो दूसरे सिंडिकेट थे मजदूर वगैरह वाले वो भी भेजते थे। तो टोटल ये दोनों ही 800 लोगों की सूची जो प्रमुख सिंडिकेट था उसको भेजते थे। ठीक है, जो मतलब हेड था, इन 13 में से जो हेड था, जिसको हेड बनाया गया था, उसके पास ये 800 मेंबर्स की सूची को भेज देते थे। और जो प्रमुख था फिर वो 400 व्यक्तियों का नाम चुनता था और उन 400 व्यक्तियों को फिर लोगों के सामने भेज देता था कि वो लोग उनके ऊपर मत डालेंगे, वोट डालेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुसोलिनी ने फांसीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसको खत्म किया। मतलब गरीब लोग अमीर लोगों के साथ लड़ेंगे नहीं, ऐसा विचार उसने पैदा कर दिया। ऐसा उसने किया कि किसान मजदूर और पूंजीपति साथ में रहकर काम करें और उत्पादन उसका बढ़ता रहे, और उसका उत्पादन बढ़ा भी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह फिर जो संसद थी वहाँ पर संसद में मुसोलिनी के ही लोग थे, फासिस्ट लोग ही थे जो उन्हीं के द्वारा चुने गए थे। तो इस तरह पूरी तरह मुसोलिनी की तानाशाही, डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाती है इटली में। अब ये सिंडिकेट जो थे इनके क्या कार्य थे, ये जो ग्रुप बनाए गए थे अलग अलग, इनके क्या कार्य थे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सिंडिकेट था ये मज़दूरों की दर तय करता था। इसका एक कार्य था कि मज़दूरों का जो मज़दूरी दर होगी, मज़दूरों की जो मज़दूरी है उसका जो पैसा होगा वो तय करते थे। कार्य के घंटे निर्धारित करते थे। श्रमिकों के लिए पर्यटन, मनोरंजन, बीमा तथा स्वास्थ्य की सुविधा सुनिश्चित करना, ये भी इनका एक कार्य था। हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना, पाबंदी लगाना, ये इसका एक कार्य था। इस सिंडिकेट व्यवस्था के माध्यम से मुसोलिनी ने इटली के विकास का प्रयास किया। उसने वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया तथा सड़कों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण पर बल दिया। मशीनीकरण पर बल दिया। फलतः कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि हुई। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया ही था कि सिंडिकेट व्यवस्था स्थापित करी जिसमें 6 ग्रुप किसान मजदूरों के भी थे और 6 ग्रुप जो पूंजीपति थे उनके भी थे। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही ग्रुप मतलब एक तरह से फांसीवादी शासन में भागीदार थे। तो दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी, यहाँ पर ये चीज़ है। और दोनों ने फिर एक दूसरे का सहयोग करने पर बल दिया जिससे उत्पादन बढ़ा वहाँ का। फलतः कृषि में फिर वृद्धि होती है। इस दृष्टि से सिंडिकेट व्यवस्था आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई। जो सिंडिकेट व्यवस्था स्थापित की गई उसने आर्थिक विकास को बढ़ाया। फलतः यानी कि परिणाम स्वरूप मुसोलिनी को अपनी विदेश नीति को लागू करने में आसानी हुई, क्योंकि इस आर्थिक प्रगति से उसने सैन्यवाद और शस्त्रीकरण को लागू किया। मतलब भाई पैसे के मामले में मजबूत हुआ, तो इससे उसे वो अपनी नीति को लागू करने में आसानी हुई, विदेश नीति को। उसने अपनी सेना को बढ़ाया, शस्त्र और बनाना शुरू किया और विस्तारवाद पर बल दिया। इस दृष्टि से मुसोलिनी की विदेश नीति गृह नीति से संचालित हो रही थी। मतलब जो घर के अंदर जो नीति वो लागू कर रहा था उसी आधार पर वो फिर विदेश नीति को भी अपना रहा था। घर मजबूत होगा तभी तो बाहर लड़ पाएंगे ना। तो वही चीज़ वो फॉलो कर रहा था कि घर को पहले मजबूत कर रहा था, अब जब घर मजबूत हो रहा था तो फिर वो विदेश नीति अपनी बना रहा था। यहाँ पर मुसोलिनी की विदेश नीति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुसोलिनी की विदेश नीति। मुसोलिनी ने कहा कि इटली साधन संपन्न नहीं है, अतः जनसंख्या
वृद्धि को देखते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इटली का विस्तार जरूरी है। इसी क्रम में उसने अपनी विदेश नीति को उग्र रूप दिया और एक सक्षम सेना के निर्माण के लिए अपने गृह नीति के तहत फांसीवादी राज्य व्यवस्था को लागू किया। तो उसने जनता को ऐसा जनता को विश्वास दिलाया और अपनी फांसीवादी नीति को उसने लागू किया। तो उसने विदेश नीति में क्या फॉलो किया? फांसीवादी नीति को उसने फॉलो किया ताकि इटली का विस्तार किया जा सके और सैन्य जो बल था उसको बढ़ावा दिया जा सके। मुसोलिनी ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को सम्मानित स्थान दिलाना अपना लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में उसने फ्यूए नगर बंदरगाह अल्बानिया क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। एक क्षेत्र है, अल्बानिया का क्षेत्र था, एक बंदरगाह था, उस पर उसने नियंत्रण स्थापित किया और अफ्रीकी देश इथियोपिया पर उसने नियंत्रण किया। राष्ट्र संघ से त्याग पत्र, जैसे कि पहले क्या था, अभी क्या है, यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, सॉरी, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बना था, राष्ट्र संघ, ठीक है। तो राष्ट्र संघ से, जो कि एक बड़ी संस्था थी विश्व की, उससे उसने त्यागपत्र दे दिया जर्मनी ने मुसोलिनी के नेतृत्व में। 1936 में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। मतलब राष्ट्र संघ से त्यागपत्र दे दिया इटली ने, और फिर रोम बर्लिन, मतलब कि अब जो जर्मनी था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती इटली ने कर ली। मुसोलिनी ने बहुत ही ज़्यादा दोस्ती बर्लिन के साथ यानी कि हिटलर के साथ कर ली और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का पूरा साथ दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा। तो ये उसकी विदेश नीति थी जिसमें वो इटली को मजबूत बनाना चाहता था, काफ़ी मजबूत बनाना चाहता था। जो उसका अपमान हुआ था उसको वापस लाना चाहता था। तो इस तरह दोस्तों हमने फांसीवादी विचारधारा को पूरी तरह पढ़ लिया। किस कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना था वो सारा कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा गया है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। सारी चीज़ें आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही बताई गई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक इंटरनेशनल रिलेशन में के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पढ़ना था। यहाँ पे आपको थ्योरीज नहीं पढ़नी थी कि फांसीवादी की थ्योरीज वगैरह क्या हैं, बस उसकी मीनिंग वगैरह में थोड़ी बहुत थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं हल्का फुल्का, वो ठीक है, उतना ही आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा फांसीवाद। नाजीवाद रह गया है, नाजीवाद को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।